द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो गाइस अब पढ़ते हैं हम अपना चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। सो ये सबसे क्यूट चैप्टर है हमारे इंटायर सिलेबस का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि हम इसमें पैसे के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई मनी सबको पता है, मनी मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत सारी कोटेशन है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, दिस दैट, बट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ठीक है, हमारे जीने के लिए, रहने के लिए और डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, लग्जरी के लिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इस मनी के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में मनी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपकी फुल मार्क्स आ रहे हो। तो सबसे पहले अगर तुम्हें मनी की एक डेफिनेशन देनी हो, मनी क्या है, तुम कहोगे दीदी मनी वो है जिससे मैं अपनी बुगाटी खरीद सकता हूँ, मनी वो है जिससे मैं हर महीने आईफोन खरीद सकता हूँ, मनी वो है जिससे मैं अपनी दुनिया के हर शौक पूरे कर सकता हूँ। तो मनी क्या होता है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। सबसे पहले क्या, तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें पसंद आ गई, भाई वो लैम्बोर्गिनी मेरी है, तो तुम्हें उसको खरीदने के लिए क्या देना होगा? मनी देना होगा। तुमने मनी दिया, तुम्हारी लैम्बोर्गिनी तुम्हारी हो गई। तुमने मनी दिया, तुमने मर्सिडीज खरीद ली। तो मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे तुम गाड़ी के बदले तुम्हें जो है गाड़ी मिल गई, तुम्हें पैसे दिए, तुमने मनी दिया, तुमने पेपर का बना हुआ है उसको दिया और तुम्हें गाड़ी मिल गई। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? चावल दे दो, चावल के बदले क्यों नहीं मिल सकती गाड़ी? कुछ और दे दो, कुछ और के बदले गाड़ी क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज मनी को हमने मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है। मनी एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे हम किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। तुम्हें कोई बहुत बढ़िया सी तुम्हें कुछ सीखना है, ठीक है, कोई बहुत बढ़िया कोर्स है जहाँ पे कुछ ग्राफिक्स सिखाए जा रहे हैं, कुछ सिखाया जा रहा है, तुम्हें वो सीखना है, वो सर्विस अवेल करनी है, तो कैसे करोगे? ऑब्वियसली वहाँ पे वो लोग कुछ पैसे मांगेंगे, कुछ मनी मांगेंगे तुमसे, तुम वो मनी दोगे, तुम वो सर्विस अवेल कर लोगे। तो मनी इज़ अ मैटर ऑफ 4 फंक्शन। मनी के हमारी इस दुनिया में 4 काम है। पहला काम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी बेचना हो, बीच में मनी भाई साहब आएंगे, वरना वो काम पॉसिबल नहीं है। तुम स्कूल में पढ़ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे माता पिता हार्ड अर्न मनी आपके स्कूल वालों को देते हैं। तो मनी इज अ मैटर ऑफ 4 फंक्शन, या फिर आप कह सकते हो इसकी डेफिनेशन में, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो है जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज करते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब भाई मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए, तो पेंसिल बॉक्स लेने के लिए क्या करूं? दुकानदार अंकल को जाके क्या दूंगी? मनी दूंगी, वो मुझे दे देंगे, जो है क्या, पेंसिल बॉक्स हमारा। ठीक है, मुझे स्कूटी खरीदनी है, मुझे बुलेट खरीदनी है, क्या करूँगी? वहाँ शोरूम पे जाके पैसे दूंगी, कैश दूंगी, चेक काट के दे दूंगी और अपनी बुलेट घर ले आऊँगी। तो वो क्या होगा? मैंने एक कमोडिटी को मनी से एक्सचेंज कर लिया। अब भाई जब पुराना ज़माना था, ये एक बार्टर सिस्टम के बारे में भी जान लो, जब पुराना ज़माना था, जब बहुत 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 पहले, ये हो रहा है हमारे किसकी बात? रियल फ्लो की बात हो रही है। रियल फ्लो पढ़ा है ना नेशनल इनकम में, ये रियल फ्लो की बात हो रही है। जब बार्टर इकोनॉमी होती थी, जब मनी होता ही नहीं था, वो गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, राजा महाराजाओं के टाइम वाले वो भी छोड़ दो, जब बार्टर इकोनॉमी होती थी, मनी हमारी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब क्या होता था? तब बार्टर सिस्टम होता था, तब कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज होता था। भाई उस जमाने में अगर किसी को एक ड्रेस खरीदनी हो तो वो क्या करेगा? ड्रेस खरीदने के लिए ड्रेस वाले के पास जाएगा और वो ड्रेस वाले को कहेगा भाई मुझे ड्रेस दे दे। तो पैसा तो था नहीं, क्या वो ड्रेस वाले से पहले पूछेगा भाई मेरे पास 10 किलो अनाज है, 10 किलो चावल है मेरे पास, चलो 10 क्या, ड्रेस तो सस्ते में आ जाएगी, मेरे पास 1-1.5 किलो चावल है, इस 1-1.5 किलो चावल के बदले तो मुझे ड्रेस दे दे। वो कहेगा अरे नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है चावल की, मेरे पास घर पे बहुत सारे पड़े हैं, तो क्या मैं ड्रेस खरीद पाऊंगी? नहीं। तो बार्टर सिस्टम में बहुत डिफिकल्टी थी। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए होती थी। जब पे मनी नहीं था ना, मनी ने बहुत बड़ी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करी, जिसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, याद रखना कि वांट्स कोइंसाइड करनी चाहिए। जब मनी नहीं था तो डबल कोइंसिडेंस इन वांट का बहुत चक्कर था। भाई मुझे ड्रेस चाहिए, मुझे पता उस दुकानदार पे ड्रेस है, बट मुझे ड्रेस खरीदने के लिए दुकानदार को वो चीज़ प्रोवाइड करनी होगी, कमोडिटी वो जो उसको ज़रूरत है। सपोज करो वो कहे नहीं भाई मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे तो आज शाम को घर में आटा ख़त्म था, हमें तो व्हीट चाहिए था। तो भाई मेरे पे चावल है, उस पर ड्रेस है, बट एक्सचेंज पॉसिबल तो नहीं है ना, उसे चावल चाहिए ही नहीं। मुझे फिर कोई ऐसा ड्रेस बनाने वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की ज़रूरत है, तब मैं उससे ड्रेस खरीद सकती हूँ 1-1.5 किलो चावल देके।
तो ये कॉम्प्लिकेटेड जो ज़माना चल रहा था बाटर इकोनॉमी का, कि भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज था ही नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता था, तो वो सब खत्म कर दिया हमारे मनी ने। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हो, और अपना जो है घर पे भी दबा के रख लो, तुम बेड भर दो अपने, छत तोड़ा के रख लो, जो लोग करते हैं कुछ, ठीक है, अपने घर पे लॉकर में रखो, बहुत आ गया तो ये सब करते हैं लोग, ठीक है। क्या है मनी? मनी आप स्टोर करके रख सकते हो, कब कितने समय तक आप अपने पास मनी रख सकते हो। बट बाटर इकोनॉमी में क्या होते थे, गुड्स जैसे चावल हो गया, अनाज हो गया, सोना चांदी तो चलो स्टोर करके रख लेते, बट जो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तब चलते थे कि किसी पे चावल है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। लाइफ स्टॉक को भी एक्सचेंज का सिस्टम माना जाता था, जैसे किसी पे 2 गोट्स है, अब गोट तो वो तो लिविंग थिंग है, वो कब तक जिएंगे। तो मनी क्या बनता है, नेक्स्ट मनी का फंक्शन है, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू ऑल्सो, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हो। तो यही सिंपल मनी है हमारा। मनी के 4 फंक्शन जो है वही मनी की डेफिनेशन है। मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, जिससे तुम्हें मनी की समझ में आए वैल्यू। तो मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग, लिखते बोलते रहो मेरे साथ, मिलन करना ही नहीं पड़ेगा। मनी इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, at the same time act as a measure, store of value and standard of deferred payment। तो चलो मनी के अब फंक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस मनी के प्राइमरी फंक्शन हो जाते हैं, कुछ सेकेंडरी। पहले सारे फंक्शन समझ लो, फिर बता दूंगी इसमें से प्राइमरी कौन सा तो सेकेंडरी कौन सा। तो पहला फंक्शन कौन सा हो गया मनी का, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पता चल गया तुम्हारे को गाड़ी खरीदनी है, सब्जी खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, मनी दोगे एंड यू विल जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं होती। अब मनी की वजह से, जब बाटर इकोनॉमी थी तब होती थी, अब मनी हमारी हर ज़रूरतों को पूरी कर सकता है। तो यहाँ पे आप रीड कर लो, मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस हैज़ रिमूव द मेजर डिफिकल्टी ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये पूरा पैरा लिखा है, ये लॉन्ग में भी आपको समझाने को आ सकता है। ये जितने भी नोट्स हैं मैंने सारे अपने इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे को डीएम कर सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहे होंगे तो वहाँ पे सारे मैंने सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरा मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस अपलोड कर दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मनी सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी आप स्टोर करके रख सकते हो। सिंस मनी इज ईजी एंड इकोनॉमिकल टू स्टोर, इट्स वैल्यू रिलेटिवली कॉन्स्टेंट, ठीक है। मनी लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। मनी आप अपने घर में रख सकते हो फ्यूचर यूज़ के लिए। अब स्टोर क्यों करते हो, सेविंग क्यों करते हो, फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। अनाज घर में स्टोर नहीं कर सकते थे, बाटर इकोनॉमी में बहुत दिक्कत थी, कैसे स्टोर करके रखे ज़्यादा समय तक, 20 साल तक रख लो पैसा अपने पास, 15 साल रख लो, 10 साल रख लो, बस, ठीक है। नेक्स्ट होता है मनी एक्ट्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना बच्चों के लिए कुछ। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब भाई मनी से ना आप मेजर है। ये टॉप 2000 का है, ठीक है। ये जो है मैं अगर बात करूँ क्या, ये अगर मैं कह रही हूँ कि एक पेन है तुम्हारे पास, 10 रुपये का पेन है, ठीक है, पता है तुम्हें उसकी वैल्यू पता है। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू मतलब आप वैल्यू लगा सकते हो चीज़ों की। आईफोन आ रहा है भैया 1.5 लाख का, 30 का, वो सैमसंग का नया मोबाइल आया इतने का आया, आपको पता है, तो वैल्यू पता लगा सकते हो आप मनी से। जब बार्टर सिस्टम था तब वैल्यू पता लगानी बहुत मुश्किल थी। सपोज करो किसी को एक घोड़ा खरीदने जाना है, तो उसके बदले में क्या क्या मांगे, उसके बदले में 50 किलो अनाज मांगे, ठीक है। एक घोड़े का स्टैंडर्ड सेट कर दिया, एक घोड़े के लिए 50 किलो का अनाज देना होगा, ठीक है। किसी को एक वो खरीदना है, क्या खरीदना है, किसी को एक फार्म खरीदना है, खेत खरीदना है, तो उसके लिए क्या चीज़ दे, उसके बदले हमने कहा 3 अगर कोई बफेलो देगा तो 1 फार्म खरीद लेगा। तो ऐसे इतने सारे ना, जब बार्टर इकोनॉमी होती थी तो इतने सारे स्टैंडर्ड बनाने पड़ते थे। इस चीज़ के बदले ये मिलेगा, 1 मीटर कपड़े के बदले आधा किलो अनाज चाहिए, सबका अलग अलग आपको वो बनाना पड़ेगा कि इसके बदले में ये मिलेगा, इसके बदले में 2 पेन खरीदने हैं तो भैया 3 टॉफ़ी देनी पड़ेगी। सपोज करो हमने 3 टॉफ़ी के बदले 2 पेन मिलेंगे तुम्हारे को, ऐसे हमने कुछ अपने वो बनाए। तो बार्टर सिस्टम में बहुत मुश्किल था। अब आपको पता है हर चीज़ की वैल्यू हम किस में नापते हैं, मनी में। मोबाइल मनी से आ जाएगा, एसी मनी से आ जाएगा, घर के पर्दे मनी से आ जाएंगे, टीवी मनी से आ जाएगा, दरवाज़ा बनवाना है तो कारपेंटर को मनी दोगे, लकड़ी मनी से आएगी। बट पहले ज़माने में क्या था, मेजर बन गया मनी। हम हर चीज़ की कमोडिटी का प्राइस देते हैं हम,
प्राइस निकला ना मेरे मुंह से। तो मेजर ऑफ वैल्यू क्या करता है, मनी को प्राइस दे देता है। हम कोई भी कमोडिटी जब मनी के थ्रू खरीद पाते हैं उस फंक्शन को मनी के कहते हैं हम मेजर ऑफ वैल्यू। इसे रीड करो, मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर चीज़ का आज के ज़माने में प्राइस सेट है। जब बार्टर सिस्टम होता था कमोडिटी से कमोडिटी का, तब कितने सारे रेशियोज बनाने पड़ते थे, कितने सारे सिस्टम। एक घोड़े के बदले ये चलेगा, एक फार्म खरीदना है तो ये देना पड़ेगा, 2 पेन खरीदने हैं तो ये देना पड़ेगा, एक आपको वो खरीदना है, एक बाल्टी खरीदनी है तो भैया ये देना पड़ेगा। ऐसे ऐसे एक एक सोचो कितने सिस्टम बनाए गए होंगे तब। बट अब क्या है, कुछ भी खरीदना हो मनी है हमारे पास, मनी से हम कंपेरिजन कर लेते हैं। इट मीन्स ईच गुड एंड सर्विसेज इज मेजर्ड बाय मनी। Measurement of value of any commodity is difficult in barter system. One good was valued in term of other good and there was no common unit of value. barter system में एक गुड को दूसरे गुड से कंपेयर कर जाता था, कोई कॉमन यूनिट था ही नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव दिस डिफिकल्टी। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ने ये डिफिकल्टी रिमूव कर दिया है। नाउ ईच गुड इज वैल्यूड इन टर्म ऑफ मनी। कार हो गई, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, मकान हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, सब कुछ मनी से आ सकता है। बाय मनी वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंटल प्लान्स ऑल्सो। ये जो हमारी सरकार हमारे लिए हाईवे बना रही है, सड़कें बना रही है, ये रेल लेकर आ रही है, रैपिड रेल, ये वो, किससे हो रहा है, पैसे से हो रहा है, मनी से सब काम हो पा रहा है। तो विद दिस ये मनी का हमने थर्ड फंक्शन भी पढ़ लिया। अब मनी का फोर्थ फंक्शन जो हमें पढ़ना है वो है मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट मतलब चीज़ आज ले आओ, पेमेंट फ्यूचर में कर देना। जैसे तुम EMI पे आईफोन खरीद लेते हो, ठीक है भाई, 3-3 हज़ार रुपये महीने के देते रहेंगे, टशन तो पूरी है ना अपनी, ठीक है। कॉलेज में तो लेके घूम रहे होंगे। गाड़ी ले लेते हैं लोग EMI पे, भाई ज़रूरत पूरी हो रही है, गाड़ी ज़रूरी है, ठीक है। अभी पूरा पैसा है नहीं, कोई नहीं, धीरे धीरे देते रहेंगे सैलरी में से पैसे। मतलब EMI करा लिया आपने अपनी किस्तों पे। जब चीज़ हम लेते तो हम क्या करें, फ्यूचर में करेंगे पेमेंट। कमोडिटी आपके पास आ गई, पेमेंट फ्यूचर में आप करते रहोगे, उस पर आप थोड़ा इंटरेस्ट पे कर दोगे। तो मनी एक्ट्स एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हो। मनी एक्ट्स एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वेयर फ्यूचर पेमेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। फ्यूचर में पेमेंट हो सकती है, मतलब डेफर्ड पेमेंट मतलब क्या है कि आपने कमोडिटी तो आज ले ली बट आप पेमेंट फ्यूचर में करो, वो मनी की वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है। तो 4 फंक्शन मनी के हमने पढ़ लिए। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आता है नेक्स्ट, एक लाइन की डेफिनेशन लर्न करनी, मनी सप्लाई क्या होता है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय अ पब्लिक इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो मनी सप्लाई क्या होता है, सारा का सारा मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो पूरी की पूरी पब्लिक एक कंट्री के पास होती है या एक इकोनॉमिक सिस्टम के पास होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज के दिन पे हमारी पूरी कंट्री में कितना मनी सप्लाई है, तो वो हो गया हमारा कितना मनी है, तो वो होता है हमारा मनी सप्लाई, ठीक है। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आता है, मैंने नेशनल इनकम में से कहा था, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। नेशनल इनकम में हमने स्टॉक फ्लो समझा क्यों था, ये सब जानने के लिए। मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या है हमारा, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये लर्न कर लो बस, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या क्या होते हैं मनी सप्लाई में, क्या क्या आता है। मनी का जो सप्लाई है हमारे देश में, उसमें हम क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जो नोट है तुम्हारे पास, सिक्के है तुम्हारे पास, वो हो गए, ठीक है। इसको हम फिएट मनी भी कहते हैं, कौन से को, जो पेपर नोट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, हेल्ड बाय द पब्लिक दैट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स और अदर ऑब्लिगेशन। इसको हम फिएट मनी कहते हैं, लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, 1 मार्कर के लिए याद रखो। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, जो PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनके पास जो हमारे डिमांड डिपॉजिट होते हैं, हमने इनमें अपने खाते खुलवा रखे होते हैं ना, और हम डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं इनमें। तो जो जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे हमने अपने पैसे जमा करा दिए, मैंने बैंक में पैसे जमा करा दिए, ठीक है, और मुझे क्या करना है, डिमांड डिपॉजिट ना चेक से निकल जाते हैं। मेरे बैंक में पड़े हैं भैया 55 करोड़ पड़े हैं मेरे बैंक में,
ठीक है, मेरे पास 55 करोड़ है, मैंने खरीदी कोई बहुत बढ़िया सी ज़मीन खरीदी मैंने, ठीक है, वो ज़मीन की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मैंने उसमें से क्या करा, मैंने चेक काट के दे दिया, कुछ पैसे मैंने चेक से देने तो मैंने चेक दे दिया, मैंने वो खरीदी, मैंने वो खरीदा बढ़िया सी गाड़ी। मेरे बैंक में है, मान लो तुम 10 करोड़ रुपए है, मैंने खरीदी मर्सिडीज़, कौन सी वाली, 70 लाख तक की जो भी कोई आती होगी, मैंने मर्सिडीज़ खरीदी, तो मैंने चेक काट के दे दिया 70 लाख का कि मेरे बैंक से क्या है मनी, वो मेरे बैंक अकाउंट से जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा और गाड़ी लेके मैं घर आ जाऊँगी। तो भाई मुझे 50 लाख रुपए जेब में भर के तो नहीं ले जाने पड़े ना, मैं चेक काट के दे सकती हूँ। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक फ्रॉम विच मनी कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर यूजिंग चेक। चेक यूज़ करके होता है, जैसे तुम्हारे पापा लोग टूर पे जाते होंगे तो क्या होता है, उन्हें पेमेंट करनी है अपने जिनसे, जो उनके कारीगर होते हैं, जो उनके मर्चेंट्स होते हैं, जिनको भी पेमेंट करनी है उनको, ठीक है, बिजनेसमैन जिनके पापा आप समझो, ठीक है, पेमेंट करनी है उनको, वो दूसरे शहर गए हैं, पेमेंट करनी है। तो भाई पापा को तो जो है 1-1, 1.5 लाख रुपए जेब में रख के ले जाना तो सेफ नहीं है, 2-2, 3-3 लाख रुपए पेमेंट्स हो रही हैं, तो क्या करेंगे, वो चेक जाएंगे, उनसे बात करेंगे, जिनको उन्हें पेमेंट करनी है उन्हें चेक काट के दे दिया, 2 लाख का, बैंक से चले गए पैसे। तो भाई डिमांड डिपॉजिट जितने होते हैं जो चेक से रूट कर सकते, तुम अपने स्कूल की फीस भरनी है, या तो तुम पैसे से भर दो, तुम जाओ और पैसे से भरो अपनी फीस जाके काउंटर पे, या तुम चेक काट के दे दो उनको, तो भी कोई बात नहीं। तुम अपने स्कूल में भी, ट्यूशन की भी फीस है, मेरे को काफ़ी सारे बच्चे कैश में पेमेंट करते कोचिंग में, काफ़ी सारे बच्चे चेक काट के दे देते हैं। चेक क्यों दिया भैया, हाथ 20,000 रुपये है फीस, तो क्या करा, 20,000 का चेक काट के दे दिया, 20,000 रुपये मैंने अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट में दे दिए, वो सारे मेरे पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो मनी की तरह ही एक्ट, मनी ही है, एक्ट क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट भी मनी ही है। अदर देन डिमांड डिपॉजिट्स, कुछ डिमांड डिपॉजिट के अलावा भी होते हैं जिन्हें हम टाइम डिपॉजिट करते हैं, दैट इज नोन एज एफडी। एफडीज, आप में से बहुत सारे लोगों के घर पे, आप लोगों के यहाँ एफडी होंगी, 5 साल की बनती है, कुछ 3 साल की होती है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। अब एफडी का क्या होता है, एफडी बीच में तोड़वा नहीं सकते। जैसे ये जो डिमांड डिपॉजिट है, मेरे बैंक में 55 करोड़ पड़े हैं, तो मेरी मर्जी, मैं 55 एक दिन में निकाल लूँ, मतलब कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मैं 55 में से 2 अभी निकाल लूँ, 2 कल निकाल लूँ, 2 परसों निकाल लूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। बट अगर मैंने उस 55 करोड़ में से 25 करोड़ की एफडी बना दी अपनी, तो भाई वो 25 करोड़ की एफडी का कुछ टाइम पीरियड होगा, भाई 5 साल मैं बाद खुलवा सकती हूँ उसको, तो उस 5 साल से पहले मैं वो 25 करोड़ को यूज़ नहीं कर सकती। अगर कोई ज़रूरत पड़ गई कि हाँ नहीं भैया मुझे तो ये चीज़ खरीदनी है, मुझे चाहिए, तो मुझे वो एफडी को तोड़वाना होगा, तब मुझे उस एफडी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एफडी लोग क्यों बनवाते हैं, जिन पे बहुत पैसा होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो गया, सेविंग हो गई ज़्यादा, तो क्या करते हैं लोग, ठीक है भाई 5 साल के लिए ये 15 लाख की एफडी बनवा दी, 5 लाख की एफडी बनवा दी, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको बीच में नहीं तोड़वा सकते। कभी किसी को मजबूरी आ जाती है तो वो अपनी एफडी भी बीच में तोड़वाते, तो भाई नुकसान होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं वो अपनी डिमांड पे आप किसी भी समय निकलवाओ, तुम्हारे बैंक में 10 लाख रुपए, 10 लाख निकलवा लो, कोई बात नहीं। बट अगर 10 लाख की तुमने एफडी करवाई है तो वो तुम उसका टाइम पीरियड पूरे होने से पहले निकलवा नहीं सकते हो। ये होते हैं हमारे अदर देन डिमांड डिपॉजिट, देयर आर टाइम डिपॉजिट विच हैव फिक्स्ड टर्म और मेच्योरिटी पीरियड के आफ्टर ही आप उसे विड्रॉ करवा सकते हो। इन्हें हम फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफडी। चलो नेक्स्ट हमारे मनी सप्लाई में क्या आता है, भाई खाली हम अपने पैसे की बात थोड़ी करते रहेंगे, हमारी गवर्नमेंट पे भी तो कितना पैसा है। तो इसमें आता है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। इट इंक्लूड्स डिपॉजिट हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट का हो गया, वर्ल्ड बैंक का, IMF का, जो भी हमारे आरबीआई के थ्रू जो इतने भी डिपॉजिट है वो होगा। इट डज नॉट इंक्लूड डिपॉजिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। अभी उसकी बात नहीं हो रही हमारे कि गवर्नमेंट का पैसा कितना है और कमर्शियल बैंक का कितना है, नहीं। इट इंक्लूड्स, ये क्या लिखा है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ foreign banks and government, World Bank, IMF, etc. However, it does not include deposit of Indian government and commercial bank with RBI. ठीक है, चलो ये हो गए हमारे components of money supply। चलो अब टाइप्स ऑफ मनी पढ़ लो। एक होता है हमारा लीगल टेंडर मनी, जिसको हम कॉइन्स कह सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ लगी विच कैन बी यूज्ड पेमेंट ऑफ डेट्स एंड देयर इज नो लिमिट फिक्स। फॉर एग्जाम्पल पेपर करेंसी हो गया हमारा, ठीक है। अब लीगल टेंडर मनी या फियाट मनी, मैंने आपको क्या कहा था, कॉइन्स होते हैं, पेपर नोट्स होते हैं। जो कॉइन्स होते हैं उन्हें लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं हम, कि कॉइन्स में पेमेंट आप लिमिटेड में कर सकते हो। ये नहीं तुम किसी को 500 रुपये के सिक्के दे दो, वो मना कर सकता है सामने वाला, नहीं भैया 500 के सिक्के को क्या करूँगा भाई, अब घूम के लेते रहूँगा छन छन करते हुए इनको, ठीक है। तो वो मना कर सकता है आपको, भाई 500 रुपये के सिक्के संभालने कितनी मुश्किल है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है हमारा कॉइन्स, ठीक है। हिंदी में समझो चीज़, इंग्लिश में अपने आप डेफिनेशन समझ में आएगी। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ लीगल मनी विच इज़ यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स फॉर अ सर्टेन अमाउंट।
छोटी छोटी अमाउंट के लिए आप मनी यूज़ कर सकते हो, कॉइन वाला, ठीक है। तो कॉइन को लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहते हैं। किसी को 50 रुपये भी देने हैं तो 20-20 के सिक्के आ रहे हैं आजकल, उससे दे दिए। 100 भी देने चलता है, बट 500 देना सही नहीं है किसी को कि भाई तुम सर्टेन अमाउंट तक के लिए ही कॉइन वाला मनी यूज़ कर सकते हो। कॉइन भी एक लीगल टेंडर है, तो लिमिटेड लीगल टेंडर हम कॉइन को कहते हैं। अब जो पेपर नोट्स है, नोट्स वो अनलिमिटेड है, कोई मना नहीं करेगा। सूटकेस भर के दे दो, ट्रक भर के दे दो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। तो जो है हमारा ये क्या होता है, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ लीगल मनी विच कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स ऑफ डेट अप टू एनी अमाउंट। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 250 करोड़, कुछ भी, सब मनी आप मतलब कि जो है कह लो 250 करोड़ तो चलो मत करो तुम, ठीक है। सब मनी आप अपना पेपर नोट्स वाले कितनी अमाउंट में एक्सेप्टेबल है। फुल बॉडीड मनी, ये क्या होता है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी इन विच फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन, अब गोल्ड का कॉइन है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो अगर वो गोल्ड का कॉइन में 1 लाख रुपए का अपने हाथ में रख के घूम रही हूँ तो उसकी रियल वैल्यू भी 1 लाख है, उसके जितना उसमें सोना लगा होगा ग्राम में वो भी 1 लाख ही है। तो यानी कि जो उस कमोडिटी की क्या लिखा है, इसको कह रहे हैं फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। वो सोने के सिक्के की जो फेस वैल्यू है वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के इक्वल है, भाई जितना सोना उसमें लगा है उसके इक्वल है। तो इसमें गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ये क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फुल बॉडीड मनी इन विच इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट, अब पेपर नोट जो है, पेपर हमारे कॉइन आ जाते हैं। क्रेडिट मनी, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, बैंक डिपॉजिट्स हो गए। चलो, तो यही आपको समझना था। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ये 4 आपको लर्न करने हैं, डेफिनेटली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहले आता है M1। M1 क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। C प्लस DD प्लस OD, ऐसे आपको इसको लर्न करना है। C मतलब करेंसी हेल्ड बाय पीपल, कॉइन्स और पेपर नोट्स इसमें आते हैं। DD डिमांड डिपॉजिट, एंड OD क्या है, अदर डिपॉजिट जो RBI के पास है। इसमें ये 3 चीज़ें आती है, अगर तुम समझना चाहो तो क्या है, ठीक है। चलो, M1 प्लस इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। सबसे पहला ये क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। एग्जाम में क्वेश्चन आया एक्सप्लेन मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो सबसे पहले आप लिखोगे M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। फिर आता है M2, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस से सेविंग बैंक अकाउंट, लर्न करना है आपको। देन आता है M3, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। फिर आएगा M4, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट NSC, ये लिखना है ब्रैकेट में। तो ये 4 मेजर ऑफ मनी सप्लाई आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। क्या कर लेने हैं, बाय हार्ट कर लेने हैं। ये देखो यहाँ जितना भी ये ब्लू से लिखा है ये सब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई हैं। क्लिक द स्क्रीनशॉट, आज 2.5 घंटे के लिए से फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, लर्न हो जाएंगे। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सेप्ट NSC लिख देना इसमें, ठीक है जी। चलो, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, इसका क्लिक करो, ठीक है, इसका क्लिक करो, ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया है यहाँ पे, ठीक है। ये दो, इसका क्लिक कीजिए स्क्रीनशॉट, इसे लगाओ अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे, लर्न हो जाएंगे। तो विद दिस मनी हो गया हमारा कंप्लीट। अब आई टोल्ड यू ना, मैं आपको बताऊंगी मनी के फंक्शंस प्राइमरी और वो वाले कौन से हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू आ जाता है। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू आ जाता है, ठीक है। सारे नोट्स 10 स्लाइड के ये इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, यू कैन गो एंड एक्सेस इट। तो चलो बैंकिंग चैप्टर जो हमारा, सो लेट्स बिगिन विद बैंक।